इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट रसिया को दिखाते हुए, जहां पर एक योद्धा जंगलों में लगातार अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि उस योद्धा के पीछे कई सारे लोग उसे मारने के लिए पड़े हुए थे। वो योद्धा बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही बुरी जादूगरनी आ गई थी, जिसने कि उस योद्धा को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया और उसे अपने जादू की मदद से पूरा का पूरा पत्थर बना के पानी के अंदर फेंक दिया। जब उस योद्धा का पत्थर बन गया हुआ शरीर पानी के अंदर जाता है, तब वहाँ हमें और भी सारे योद्धाओं के स्टोन्स दिखाए गए थे। यानी कि उस खतरनाक जादूगरनी ने आज तक कई सारे योद्धाओं को इसी तरीके से मार गिराया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी योद्धा उसके प्लान के बीच में दखल अंदाजी करे, और इसी तरीके से शायद वो अपने रास्ते में आने वाली सारी योद्धाओं को खत्म कर देगी। उस जादूगरनी ने तो योद्धा के एक साथी को पकड़ लिया था जो बहुत ही बूढ़ा होता है, लेकिन वो आदमी बड़ी चालाकी से जादूगरनी को चकमा देकर पानी के अंदर कूद गया था, जिससे कि उसकी जान बाल बाल बच जाती है। अब हमें यहाँ कई दशकों बाद मॉडर्न रशिया को दिखाया जा रहा था, जहाँ पर सारी चीजें काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। टेक्नोलॉजी के मामले में तो इंसान काफी आगे भी बढ़ चुके थे। अब हमें वहाँ इवान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो मजिशियन था। हालांकि इवान बचपन से ही अनाथ होता है और उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। इवान अभी भी अपना मैजिक शो दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा था। ये बात किसी को भी नहीं पता होती कि इवान के पास एक साइकिक पावर्स है, जिससे कि वो लोगों की फीलिंग्स और उनके मन के अंदर झांक सकता है और साथ ही साथ एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर कोई भी वस्तु को हिला सकता है। बट अपनी ये पावर्स इवान लोगों में ज्यादातर शो नहीं करता। अब इवान को एक बहुत ही अमीर लेडी अपने घर पर बुलाती है, क्योंकि उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशन काफी बेकार तरीके से चल रहा था। उस लेडी को पता करना होता है कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे असली रीजन क्या है। इसीलिए अब इवान अपनी साइकिक एनर्जी की मदद से पता लगाने लगता है कि आखिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस बात का। इवान ने तो अब उस रिच लेडी को सीधे कह दिया था कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे ऊपर चीट कर रहे हैं, यानी कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन वो रिच लेडी तो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। तब जाकर इवान कुछ पैसे लेने के लिए ये बोल देता है कि उनके घर पर बुरी आत्माओं का साया है, इसीलिए मुझे रिचुअल परफॉर्म करने पड़ेंगे। इवान अब वो सारे रिचुअल परफॉर्म करके पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब इवान को हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ पर एक लड़की कोमा में मौजूद थी। उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स इवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपनी साइकिक एनर्जी की मदद से इसके विजन्स को पढ़े और ये पता लगाए कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। लेकिन इवान इन सारी चीजों के लिए तुरंत ही मना कर देता है, क्योंकि उसने डिसीजन लिया था कि वो बच्चों के मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे देखकर उसे अपना बचपन याद आता था कि किस तरीके से उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया होता है, और इन्हीं इमोशनल फीलिंग के कारण इवान बच्चों का इलाज नहीं कर पाता था। अब इवान एक जगह पर बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ कुछ आदमी उसके पास आ चुके थे। दरअसल वो आदमी जो इवान के सामने होता है वो और कोई नहीं बल्कि उसी रिच लेडी का हस्बैंड था, जिसे कि इवान ने ये बताया होता है कि उसका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और अब वो आदमी इवान को मारकर उसका बदला लेना चाहता है। इवान को भी ये बात थोड़ी देर में समझ गई थी, इसीलिए वो उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भागने लगा था, और अगर शायद वो लोग इवान को पकड़ लेंगे तो उसे जान से मार कर ही रहेंगे। इवान अब किसी भी तरीके से वहाँ से निकलता है और एक बड़ी सी स्लाइड के अंदर घुस जाता है। इवान को लग रहा था कि वो नीचे से निकलकर भाग जाएगा, पर जैसे ही स्लाइड खत्म होती है तो इवान ने देखा कि वो एक बहुत ही बड़े जंगल में आ चुका है। पीछे मुड़कर देखने पर तो पेड़ में एक बड़ा सा छेद हुआ था और कोई भी स्लाइड मौजूद नहीं थी। दरअसल बात ये होती है कि इवान एक्सीडेंटली टेलीपोर्ट होकर एंशिएंट रशिया में आ चुका है। ये वही समय था जहाँ पर उस जादूगरनी ने कई सारे योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था, पर इवान को तो ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ ही नहीं रही होती। वहाँ पर तो उसी वॉरियर का एक साथी आ गया था जो बच गया होता है। उस बूढ़े आदमी ने तो इवान को देखते ही कह दिया था कि तुम एक महान योद्धा के बेटे हो। उसने तो इवान को एक अंगूठी भी दी और कहा कि इस पूरी जगह की रक्षा अब तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि हम सब बहुत ही ज्यादा खतरे में हैं। हालांकि इवान उस बूढ़े आदमी की कोई भी बात मान ही नहीं रहा था। उसे लग रहा होता है कि ये कोई पागल है। तभी अचानक पीछे से एक तीर आकर डायरेक्टली उस बूढ़े आदमी के पीठ पर लग जाती है, जिससे कि उस आदमी की तुरंत ही मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे सैनिक अपने घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं, जिन्होंने तीर चलाई थी बूढ़े आदमी पर। इवान को वहाँ पर देखकर सारे सैनिक उसे पकड़कर अपने राजमहल में लेकर आ जाते हैं। इवान को तो एक कैदी की तरह राजा के सामने पेश किया जा रहा था। राजा तो सबसे पहले आदेश देता है कि इवान को मार दिया जाए,
लेकिन जैसे ही उसने इवान के हाथ में वो अंगूठी देखी तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो इवान को कहने लगा था कि तुम मेरे भाई हो और अब इवान की अच्छे से खातिरदारी भी की जाएगी। राजा इवान को अपनी वाइफ से भी मिलवाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वो खतरनाक जादूगरनी थी जिसने की कई सारे योद्धाओं को मौत के घाट उतारा था। जादूगरनी जब इवान को देखती है तब वो कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें महल के सैर कराती हूँ। इवान भी उसके पीछे पीछे चला गया क्योंकि उसे इन सारी चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं होता। अंदर जाने पर जादूगरनी ने अपने आदमियों से कह के इवान को बंदी बना लिया था। उसे तो काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। यानी कि ये सारी चीजें जादूगरनी की एक चाल थी इवान को फंसाने के लिए। अब इवान बेचारा पता नहीं वहाँ कब तक कैद रहेगा। इवान की नजर अचानक जेल में मौजूद एक आदमी के ऊपर जाती है जिसके पूरे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके बर्फ के अंदर रखा गया था, लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा होता है। इवान का तो सच में अब सर चकराने लगा था। वो आदमी तो अब इवान से बातें करने लगा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अपने आप के बारे में सच्चाई बिल्कुल नहीं जानते होगे। उस आदमी ने इवान को बताया कि तुम महान योद्धा एलोशा के बेटे हो। एलोशा वही वॉरियर होता है जिसे कि जादूगरनी ने कहानी की शुरुआत में मार गिराया था। उस आदमी को तो ये भी पता होता है कि इवान इस दुनिया से है ही नहीं, वो तो मॉडर्न सिविलाइजेशन से टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ चुका है। इसीलिए अब उस आदमी ने इवान से कहा कि अब तुम्हें किसी भी तरीके से एक महान तलवार हासिल करनी होगी। ये एक ऐसी तलवार है जिसकी मदद से तुम जंग जीत सकते हो और अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। दरअसल सबसे पहले वो जादुई तलवार इस आदमी के पास हुआ करती थी। तलवार की मदद से उसकी और उसके टीम को काफी ज्यादा ताकत मिली होती है, लेकिन जब ये बात राजा को पता चली तब उन्होंने चालाकी से तलवार को चुरा लिया और सारे योद्धा जो अच्छाई की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें कैद करके इसी तरीके से बंदी बना लिया। अगर इवान किसी भी तरीके से उस जादुई तलवार को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी पावर्स तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ कैद हुए हम जैसे योद्धाओं की भी शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी और इसके बाद इवान अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन में खुशी खुशी जा सकता है। इवान भी इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा। अब उस जेल के अंदर बंदी बनाने के लिए एक विच को भी लेकर आया जाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि ये विच कैद में पड़े हुए उस आदमी और इवान को बचाने के लिए आई है। विच ने तो अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर दिया था और अब वो डायरेक्टली आ जाती है इवान और उस योद्धा की मदद करने के लिए। विच ने तो उस योद्धा जिसका नाम टाइसन था और उसकी पूरी बॉडी अलग अलग की गई थी उसे बाहर निकालकर एक दूसरे में जोड़ रही होती है। अब टाइसन एकदम से नॉर्मल होने के बाद विच उसे और इवान को लेकर यहाँ से बाहर निकलने लगी थी। हालांकि उनके ऊपर कई सारे सैनिक हमला भी करते हैं, लेकिन विच की इतनी अच्छी फाइटिंग टेक्निक की मदद से उसने अकेले ही सारे योद्धाओं को संभाल लिया था। अब वो तीनों इस जगह से सेफली बाहर निकल जाते हैं। जब ये बात राजा को पता चली कि इवान उसके कुछ कैदियों को लेकर भाग चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन जादूगरनी ने राजा को ये नहीं बताया होता कि इवान को भी बंदी बनाया गया था। वो तीनों तो अब चलते हुए जंगल में एक तालाब के पास आ जाते हैं, लेकिन ये कोई साधारण तालाब नहीं था। यहाँ पर एक अजीब तरीके का मेंढक वाला क्रिएचर होता है जिसके परमिशन के बिना कोई भी इस तालाब को पार ही नहीं कर सकता। इसीलिए अब विच छलावा करती है। उसने अपने आप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी में कन्वर्ट कर लिया था और तालाब के पास जाकर उस मेंढक वाले क्रिएचर को रिझाने लगी। मेंढक वाला क्रिएचर तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और विच के पास आकर फ्लर्ट करने लगता है। विच ने तो मेंढक वाले क्रिएचर को मना लिया था कि वो उनकी मदद करे तालाब से बाहर निकलने के लिए। वो क्रिएचर इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसने डिसीजन लिया कि वो विच के साथ उसकी पूरी जर्नी में चलेगा और अब चारों कैसे भी करके तालाब पार करते हैं और जंगल के आगे बढ़ने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ती जा रही थी जो उन्हीं के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें बहुत सारी खतरनाक चीजों का सामना जो करना था। अब वो चारों लगातार आगे बढ़ते जाते हैं उस जादुई तलवार को ढूंढने के लिए। रास्ते में अब उन्हें एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखाई दी थी, जिसके अंदर जाकर देखने के बाद वहाँ पर तो एक जाइंट बैठा होता है जो खाना बना रहा था। टाइसन ने कहा कि हम उस जाइंट की नजर में आए बिना पीछे से बाहर निकल जाते हैं, पर तभी अचानक इवान के मोबाइल में अलार्म बजने लगा और ये आवाज सुनकर जाइंट उन सभी को देख लेता है। वो जाइंट क्रिएचर तो अब बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था और उनके ऊपर हमला भी करने लगा। उसने तो इवान को काफी जोर से मारा जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है, बट इवान को समझ में आ चुका था कि गलती उसकी है तो उसे ही सारी चीजें ठीक करनी होंगी। वो तो अब जाइंट के सामने आकर उसका ध्यान भटकाने लगा और उसके सामने डांस करने लगा। जाइंट सच में इवान को काफी अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि ये चीजें उसने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की होती। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सब गुफा से बाहर निकल जाते हैं।
इवान भी कुछ समय के बाद उनके पास आ चुका था, लेकिन अब उन चारों को एक ऐसी खतरनाक नदी पार करनी होगी जिसमें कि पिराना से भी जानलेवा खतरनाक मछलियां हैं। टाइसन, विच, इवान तीनों ही उसके अंदर जाने से डर रहे थे, पर तभी उस मेंढक वाले क्रिएचर ने कहा कि मैं पानी के अंदर जाता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ, फिर तुम लोग जल्द से जल्द इस नदी को पार कर लेना। मेंढक वाला क्रिएचर उसके अंदर चले जाता है और सारी मछलियों को दूर फेंकने लगता है। हालांकि कुछ मछलियां उसे लगातार काट रही थी, लेकिन मेंढक को जरा भी फर्क ही नहीं पड़ता। इवान को लग रहा था कि अब वो सब ये नदी आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन अचानक वहाँ जादूगरनी अपने सारे सैनिकों के साथ आ जाती है इवान को और उस योद्धा को पकड़ने के लिए। इवान किसी भी तरीके से विच और टाइसन को बचाते हुए एक दूसरी जगह पर भागने लगा था। जादूगरनी के सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो उन्हें आदेश दे रही थी कि तुम उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ सकते हो। इवान यहाँ टाइसन और विच को लेकर एक गुफा के अंदर कूद गया था जिसके अंदर काफी पानी भरा होता है। उस जगह पर मेंढक वाला क्रिएचर पहले से ही मौजूद था, जो कह रहा था कि तुम तीनों जल्द से जल्द इसी रास्ते से आगे बढ़ जाओ और मैं खुद यहाँ रुककर जादूगरनी के सैनिकों को रोकने की कोशिश करूंगा। हालांकि इवान और विच इस बात से राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन मेंढक वाले क्रिएचर ने भरोसा दिखाया और उन तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहा। अब उस मेंढक वाले क्रिएचर ने तो पूरा पानी अपने पेट के अंदर खींच लिया होता है, जिससे कि जादूगरनी के सैनिक अंदर ना कूद पाए। तब तक इवान अपने बाकी साथियों के साथ उस जगह से काफी दूर निकल गया था। जादूगरनी जब उस मेंढक वाले क्रिएचर के पास आती है तब मेंढक ने अपने मुंह से थोड़ा पानी उसके मुंह पर मार दिया। जादूगरनी को ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट लग रहा होता है, इसीलिए उसने अपने जादुई कोड़े की मदद से मेंढक को मारकर उसे पूरा पत्थर का कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मेंढक वाले क्रिएचर की भी जान चली जाती है। लेकिन जादूगरनी इस तरीके से उन तीनों का पीछा करना छोड़ेगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ इवान, विच और टाइसन एक बहुत ही बड़े पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, क्योंकि उस जादुई तलवार की मदद से ही इवान अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा। अब उनकी टीम में विच की एक दोस्त लिसा नाम की एक जादूगरनी भी शामिल हो जाती है, जो अपने आप को एक मेंढक के अंदर कन्वर्ट कर सकती थी। लिसा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इवान उन्हें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जब से वो इवान के साथ रही है उसके साथ उसका अटैचमेंट हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होगी अगर इवान उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इवान की दुनिया ये नहीं बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, जहाँ से वो टेलीपोर्ट होकर आया था और उसका जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ जादूगरनी अपने पूरे सैनिकों के साथ पीछा करते हुए आ गई थी। जादूगरनी ने तो इस बार अपना कोई भी चांस मिस नहीं किया और इवान को रंगे हाथों पकड़ लिया। जादूगरनी के सैनिक लगभग सभी को पकड़ लेते हैं, लेकिन लिसा अब पहाड़ के ऊपर से गिर गई थी। इवान को लगा कि लिसा अब मर जाएगी, लेकिन लिसा ने अपने आप को एक मेंढक में कन्वर्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो एक रस्सी पकड़कर लटक जाती है, यानी कि लिसा पूरी तरीके से सुरक्षित थी। अब जादूगरनी इवान को अपने साथ बंदी बनाकर महल की तरफ लेकर जा रही थी। इवान को यह साफ साफ पता होता है कि अगर वो कारागार के अंदर बंद हो गया तब वहाँ से निकलना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए वो बीच रास्ते में ही सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भागने लगता है। इवान अब चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ पर कई सारी तलवारें रखी गई थी। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पर जादुई तलवार मौजूद है और इवान को इन सभी तलवारों में से पता लगाना होगा कि वो जादुई तलवार कौन सी है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि उस जगह पर अब वो खतरनाक जादूगरनी भी आ गई थी, जो लगातार इवान के ऊपर हमला करते ही जाती है। जादूगरनी के पास कई खतरनाक स्पेल्स थे जो इवान के ऊपर पड़कर उससे हमला कर रही थी, लेकिन इवान के हाथ में जो भी आ रहा था वो उससे अपनी प्रोटेक्शन करते हुए आगे बढ़ता है। तभी इवान को वही तलवार मिल गई जिसके लिए वो लोग यहाँ तक आए थे, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल तलवार। इसमें इतनी ज्यादा पावर थी कि जादूगरनी के वार इवान बड़ी आसानी से रोक ले रहा था और अब इवान ने तलवार की मदद से काफी तेजी से वार किया, जिससे कि उसमें से निकलने वाले वाइब्रेशन जादूगरनी को काफी दूर ढकेल देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इवान ने इस छोटी फाइट के अंदर जादूगरनी को मात दे दी थी। थोड़ी देर बाद उस जगह पर टाइसन और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। टाइसन जो इवान को जेल के अंदर मिला था और जिसकी बॉडी पार्ट्स अलग हो चुके थे, वो इवान से ताकतवर तलवार मांग रहा होता है। इवान को लग रहा था कि ये तलवार शायद टाइसन के लिए बनाई गई है, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और शुरुआत से ही टाइसन ने उसकी काफी मदद की थी। लेकिन तलवार हाथ में आते ही टाइसन के चेहरे पर अजीब तरीके की खुशी चमक रही थी। तभी अचानक कई सारे सैनिक इवान को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर के अंदर अंदर वहाँ पर राजा और वो जादूगरनी आ चुके थे। तब जाकर एक डार्क सीक्रेट रिवील हुआ कि ये सारा प्लान टाइसन और राजा का ही था।
यानी कि टाइसन राजा के लिए ही काम करता है और उसके प्लान के मुताबिक उसने जानबूझकर अपने आप को कारागार में बंदी करवाया जिससे कि वो इवान को पता लगा सके, क्योंकि इवान ही एक ऐसा आदमी था जो उस पावरफुल तलवार को ढूंढ सकता है। दरअसल राजा ने टाइसन के साथ एक सौदा किया था कि उसे वो इवान से पावरफुल तलवार ला कर दे और उसके बदले राजा टाइसन को एक डायमंड देगा। इस डायमंड का यूज करके अमर हुआ जा सकता था। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की चीजें एक्सचेंज करते हैं तभी टाइसन को पता चला कि ये डायमंड तो नकली है, यानी कि राजा ने टाइसन के साथ भी धोखा कर दिया। असली वाला डायमंड तो जादूगरनी के हाथों में मौजूद होता है और अब राजा के पास वही पावरफुल तलवार थी जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। इवान भी नहीं सोच पा रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि अगर वो जरा भी अटैक करने जाएगा तो राजा उन्हें जान से मार सकता था। तभी अचानक लीसा, जो अभी तक मेंढक के फॉर्म में वहां मौजूद थी, वो राजा के ऊपर जंप मार के उसके हाथ से तलवार नीचे फेंक देती है। अब उस पावरफुल तलवार को जल्द से जल्द इवान ने उठा लिया था, जो राजा, राजकुमारी और उसके सारे सैनिकों की तरफ तलवार दिखाते हुए कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन इवान ने उस पावरफुल तलवार की मदद से जैसे ही एक हमला किया तभी साइड में एक अजीब तरीके का होल बन जाता है। दरअसल ये एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जो इवान को उसके मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ लेकर चला जाएगा। इवान को फिलहाल के लिए अपनी जान की बहुत ज्यादा चिंता थी, इसीलिए उसने वो पावरफुल तलवार वहीं पर छोड़ दी और पोर्टल के अंदर कूद गया, जिससे कि इवान प्रॉपरली टेलीपोर्ट हो जाता है अपने मॉडर्न रशिया यानी कि प्रेजेंट टाइम में। अब इवान को लग रहा था कि उसे उस दुनिया में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा जानलेवा हो सकती थी और अगर शायद इवान उस पास्ट की दुनिया में मर गया तो वो कभी अपने टाइम में वापस ही नहीं आ पाएगा। बट कुछ दिन बीतते गए जिसमें कि इवान को बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता। उसे लीसा के साथ गुजारे गए वक्त याद आ रहे होते हैं, क्योंकि अब वो कहीं न कहीं लीसा से प्यार भी करने लगा था और उसका एक अच्छा अटैचमेंट भी अपनी बाकी टीम के साथ हो जाता है। कई दिनों तक लगातार सोचने के बाद इवान ने डिसाइड किया कि वो वापस से एंशिएंट रशिया में जाएगा और अपने दोस्तों की मदद करेगा। इवान तो फिर से उस बड़े से टेलीपोर्टेशन स्लाइड के अंदर चला जाता है और अब डायरेक्टली वो पहुंच चुका था एंशिएंट रशिया यानी कि उस सिविलाइजेशन के अंदर जब वो पीछे गया था। इवान जल्द से जल्द राजा के महल में पहुंचकर देखता है कि राजा और जादूगरनी के पास अब वो पावरफुल तलवार मौजूद थी जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे, क्योंकि अगर जिसके पास भी वो पावरफुल तलवार होगी उसके सामने कोई आना ही नहीं चाहता। इवान के सभी दोस्तों को राजा ने बुरी तरीके से कैद करके रखा था, इसीलिए अब इवान तुरंत वहां जाकर गोलियां चलाने लगता है। अच्छा हुआ कि उसने अपने मॉडर्न जमाने से एक गन अपने साथ कैरी कर लिया था। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि इस टाइप की टेक्नोलॉजी अभी तक इजाद नहीं हुई थी। इवान ने अब तुरंत ही राजा के ऊपर गन पॉइंट करके उसके चेस्ट पर लगातार वार करने लगा, लेकिन राजा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी गोलियों का उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा था, यानी कि किसी न किसी रीजन से राजा अमर हो चुका होता है। राजा के पास वो पावरफुल तलवार होने की वजह से वो इवान से डर ही नहीं रहा था और उसके ऊपर लगातार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक पीछे से एक 3 सर वाला ड्रैगन आता है इवान की मदद करने के लिए, लेकिन जब वो थोड़ा पास आया तब पता चला कि उसका साइज काफी ज्यादा छोटा है। लेकिन उस ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकालते हुए राजा का ध्यान भटका दिया था, जिससे कि सारे सैनिक अब उस छोटे ड्रैगन से लड़ाई करने लग जाते हैं। इस मौके का अच्छा फायदा उठाकर इवान तुरंत ही लीसा और अपने बाकी 20 साथियों को छुड़ाने लग गया था। लीसा भी आजाद हो गई थी, लेकिन जब उसने इवान को देखा तब सबसे पहले वो उसे थप्पड़ लगाती है, क्योंकि इवान एकदम कायरों की तरह उन्हें यहाँ से छोड़कर भाग गया था। पर अब लीसा सीरियस होकर इवान को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि अगर तुम्हें राजा को हराना है तो उसके पास ब्लू डायमंड को खत्म करना होगा। उसके अंदर ही राजा की आत्मा मौजूद है, जिससे कि वो आज अमर हो चुका है। उस डायमंड को तोड़ने पर राजा भी मारा जाएगा। इसीलिए अब इवान डायरेक्टली राजा के सामने आकर उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। राजा तो समझ रहा था कि इवान बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इवान रियलिटी में कमजोर होता भी है, इसीलिए वो जरा भी इवान पर रहम न खाते हुए उसके ऊपर हमला करने लगा था। राजा कह रहा होता है कि तुमसे तो मैं बिना तलवार के ही लड़ सकता हूँ, और इसीलिए वो इवान को चोट पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लीसा जादूगरनी से लड़ाई कर रही होती है। हालांकि जादूगरनी के पास काली शक्तियां मौजूद थीं, लेकिन लीसा की फाइटिंग टेक्निक्स इतनी ज्यादा बेस्ट होती हैं कि वो जादूगरनी को उसका काला जादू यूज करने का टाइम ही नहीं दे रही थी।
राजा ने तो यहाँ पर इवान को एक रियलिटी बताई कि वो उसका भाई बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी चीजें तो राजा ने सिर्फ इवान का यूज करने के लिए की थी, जिससे कि उसे तलवार मिल जाए और फिर वो उसे हथियार ले। और अब तक शायद राजा का प्लान काफी अच्छी तरीके से चल रहा होता है। चारों तरफ एकदम से लड़ाई चालू ही होती है, तभी जादूगरनी के पास से वो ब्लू कलर का डायमंड नीचे गिर गया था, जिसे कि डायरेक्टली टाइसन आकर उठा लेता है। क्योंकि टाइसन ने भी इस डायमंड को यूज किया था, इसीलिए वो अमर हो चुका होता है। लेकिन उसे ये बात साफ साफ अब रियलाइज हो गई थी कि किंग ने उसे धोखा दिया था और इसका बदला तो टाइसन लेकर ही रहेगा। टाइसन को ये भी पता होता है कि अगर वो इस ब्लू डायमंड को डिस्ट्रॉय करेगा तब राजा तो मरेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अमर होने के लिए उन्हें अपनी अपनी आत्माएं डायमंड से जोड़नी होती थी। ब्लू वाला डायमंड अगर नहीं रहेगा तो वो दोनों भी नहीं रहेंगे। बट अब शायद टाइसन ने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया था। वो उस डायमंड को हवा में उड़ाता है और तलवार की मदद से उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके अगले मोमेंट में राजा और फिर टाइसन की पूरी बॉडी धूल मिट्टी में मिल गई थी। यानी कि डायमंड के खत्म होने के साथ साथ वो दोनों भी खत्म हो चुके थे। राजा के मरने की बात जब जादूगरनी को पता चलती है तब वो धूम दबाकर वहां से भाग गई थी, क्योंकि वो अकेले उतने पावरफुल तलवार का सामना नहीं कर पाएगी। अब उस डायमंड और राजा का पूरी तरीके से असर खत्म होने के कारण उन्होंने जिन जिन लोगों को पत्थर में कन्वर्ट किया था वो भी अब रियलिटी में आ जाते हैं। यानी कि डायमंड टूटने की वजह से जिन जिन लोगों की आत्माएं उससे जुड़ी होती हैं, वो उनकी रियल बॉडी में आ चुकी थी। उन सभी लोगों में इवान के फादर भी मौजूद थे, जो उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है। सभी लोग एक साथ बैठकर इसका जश्न मना रहे थे, क्योंकि बुराई के खिलाफ उनकी आखिरकार जीत हो गई होती है। इवान के फादर उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि जो काम वो इतने सालों से नहीं कर पाए वो मेरे बेटे ने काफी कम समय में कर दिया। इवान भी बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन में नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहकर इस पूरी जगह की राजगद्दी अपने हाथों में लेकर संभालेगा। इवान तो अब लीसा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी वहीं पर गुजारने लगता है। इवान को साथ ही साथ इस पूरी जादुई दुनिया को एक्सप्लोर भी करना था। कुछ समय बाद इवान अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन में वापस आता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पर एक लड़की अभी भी कोमा में मौजूद थी। इवान सिर्फ उसी बच्ची को बचाने के लिए वहाँ पर गया था। उसने ब्लू कलर का एक जीवनदानी लिक्विड निकाला और उस बच्चे के मुंह के अंदर डाल दिया। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर उस बच्चे को होश आ जाता है और वो कोमा से बाहर निकल जाती है। यानी कि इवान, जो पहले बच्चों का इलाज बिल्कुल भी किया नहीं करता था, उसने आखिरकार मौत से जूझ रही एक बच्चे की जान बचा ली। जिसके बाद इवान अपने मैजिकल दुनिया में वापस आ जाता है और लीसा के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारता है। अंत में हमें दिखाया गया कि वो खतरनाक जादूगरनी अब कैसे भी टेलीपोर्ट होकर मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर चली गई है और अब वो एक लेडी के घर के अंदर जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी मदर थी। यानी कि जादूगरनी अब मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपने कब्जे में लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता था कि इवान तो अब पुरानी दुनिया में ही रहेगा। और इस तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।